हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। और पी ब्लॉक में मैंने अभी आपके लिए कार्बन फैमिली स्टार्ट कर लिया था। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लैड जो है कार्बन फैमिली के मेंबर्स हैं। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लैड। ठीक, तो कार्बन और सिलिका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के होते हैं। सिलिका और जर्मेनियम में मैंने आपको बताया था कि मेटालॉइड जैसा बिहेवियर भी होता है। टिन और लैड जो है इस फैमिली में मेटल्स हैं। टिन और लैड दोनों मेटल्स हैं। अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करता हूं तो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है +4, लेकिन +4 की टेंडेंसी डाउन साइड जाने पर क्या होगी? डिक्रीज होगी। +4 की टेंडेंसी डाउन साइड जाने पर क्या होती है? डिक्रीज होती है। और +2 की टेंडेंसी बढ़ती है। लैड का +2 ऑफ लैड मतलब Pb2+ इज मोर स्टेबल दैन Pb+4। Pb2+ इज मोर स्टेबल दैन Pb+4। तो Pb+4 इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। ठीक है, तो Pb+4 कैसा काम करेगा? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। ठीक है, तो कुछ बातें हम लोगों ने कर लिया था और फाइनली मैंने आपको बता दिया था कैटानेशन के बारे में, है ना। कैटानेशन और CO2 और SiO2 के मल्टीपल बॉन्डिंग, जो CO2 का मल्टीपल बॉन्डिंग है उसके बारे में भी बता दिया था। तो कैटानेशन क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड कैटानेशन। तत्वों के स्वतः जुड़ने का गुण जो है वो श्रृंखलन कहलाता है। प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड कैटानेशन। एलिमेंट के सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी को हम कैटानेशन कहते हैं। क्योंकि ये परफेक्टली टेट्रावैलेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में और 4 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, तो इनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत हायर होती है। इस कारण से ये एलिमेंट बेसिकली कार्बन की अगर मैं बात करूं तो छोटा साइज, हायर न्यूक्लियर चार्ज और टेट्रावैलेंट कैरेक्टर के कारण कार्बन मैक्सिमम कैटानेशन की टेंडेंसी शो करता है। तो कार्बन के अंदर कैटानेशन की टेंडेंसी मैक्सिमम होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे रिएक्टिविटी विथ एयर। तो सभी जो है एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसमें क्या ध्यान रखना है? कार्बन का ऑक्साइड CO2 जो कि एसिडिक नेचर का होता है, SiO2 भी एसिडिक नेचर का होता है। इसके बाद जर्मेनियम, टिन और लैड के जो ऑक्साइड हैं, जर्मेनियम, टिन और लैड के जो ऑक्साइड हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड केमिकली कैसा रहता है? न्यूट्रल रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा रहता है? न्यूट्रल रहता है। इसके बाद अगले टॉपिक पर बात करते हैं रिएक्शन विथ वाटर। तो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है उसकी बात करते हैं। तो रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, H2O के साथ कार्बन फैमिली के मेंबर के रिएक्शन के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो कार्बन, सिलिका एंड जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। कार्बन, सिलिका और जर्मेनियम नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, इन पर वाटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, कार्बन, सिलिका और जर्मेनियम पर वाटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, और रेड हॉट करने पर ये क्या, रेड हीट करने पर क्या होते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज ऑन रेड हीटिंग। तो डिकम्पोज व्हेन रेड हीट, अगर उच्च ताप पर रक्त तप्त गर्म करते हैं, इसको हिंदी में ऐसा कहेंगे, तब ये क्या हो जाएंगे? डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, रेड हीट करने पर क्या होते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। जबकि लेड जो है वो नॉर्मली वाटर से रिएक्शन, प्योर वाटर के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। लेड डू नॉट शो एनी रिएक्शन विथ प्योर वाटर। ठीक, तो कार्बन C+H2O डिकम्पोज हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और H2 बनाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 बना देगा। SI सिलिका H2O के साथ, सिलिका H2O के साथ SiO2 +2H2 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और 10 SN +2H2O,
तो ये बना देगा SnO2 प्लस H2, SnO2 प्लस H2, ठीक है, SnO2 प्लस H2, तो 2H2 निकल जाएगा SnO2 के साथ। तो कोई भी खास बात उसमें है नहीं, कोई इम्पोर्टेंट बात है नहीं, लेकिन ठीक है, कार्बन डिकम्पोज करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिका SiO2 और टिन क्या बनाएगा, टिन फॉर्मिंग SnO2, ठीक है। तो ये वाटर के साथ रिएक्शन है कार्बन फैमिली के मेंबर्स की। अगली बात करते हैं रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन, तो रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ एसिड, एसिड से कैसे अटैक करते हैं ये मेंबर्स, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर से कार्बन, सिलिका एंड जर्मेनियम डू नॉट reacts with non-oxidizing acid, carbon, silica and germanium, carbon, silica and germanium do not reacts with non-oxidizing acid, do not react with non-oxidizing acid, do not react with non-oxidizing एसिड, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। नॉन ऑक्सीडाइजिंग मतलब जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, जैसे HCl, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। जर्मेनियम इज नॉट अफेक्टेड बाय डाइल्यूट HCl, जर्मेनियम पर डाइल्यूट HCl का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो जर्मेनियम is not affected by dilute HCl, not affected by dilute HCl, जर्मेनियम पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जर्मेनियम इज नॉट अफेक्टेड बाय डाइल्यूट HCl, जर्मेनियम पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब आगे की रिएक्शन पर बात करते हैं। जर्मेनियम को अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट करते हैं, जर्मेनियम विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जर्मेनियम को अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो ये GeHCl3 का फॉर्मेशन करता है, GeHCl3 का फॉर्मेशन कर देगा, GeHCl3 बनाएगा। जर्मेनियम क्लोरोफॉर्म इसको कहते हैं, जर्मेनियम क्लोरोफॉर्म, जर्मेनियम क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करेगा, जर्मेनियम क्लोरोफॉर्म। तो जर्मेनियम HCl के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करके जर्मेनियम क्लोरोफॉर्म बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टिन की जब बात करेंगे तो टिन स्लोली reacts with dilute HCl, टिन डाइल्यूट HCl के साथ स्लो रिएक्शन शो करेगा, स्लोली रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, Sn प्लस 2HCl, तो ये बन जाएगा कंपाउंड SnCl2 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, स्लोली रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, ठीक है। और Pb आसानी से रिएक्ट करेगा, Pb प्लस 2HCl, तो ये बना देगा PbCl2, लेड डाइक्लोराइड प्लस H2, PbCl2 बना देगा। और PbCl2 भी लेड HCl से रिएक्ट करता है, फर्दर रिएक्ट विथ HCl, PbCl2 फर्दर रिएक्ट विथ HCl टू फॉर्म H2 PbCl4, H2 PbCl4 का फॉर्मेशन कर लेगा HCl के साथ रिएक्ट करके PbCl2, दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्लम्बिक एसिड, इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लम्बिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो PbCl2 भी HCl के साथ वापस से रिएक्ट करता है और फाइनली ये चला जाएगा क्लोरोप्लम्बिक एसिड के अंदर, फाइनली टर्न आउट हो जाएगा क्लोरोप्लम्बिक एसिड के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप
H2SO4 से रिएक्शन देखते हैं। तो देखो टिन अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ आप इसको ट्रीट करोगे, टिन विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो सीधे सीधे टिन सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ SnSO4 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर लेगा। ठीक है, अगर टिन को हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं, टिन विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अगर एसिड हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो SnSO4 होल ट्वाइस बनेगा। टिन स्टैनिक सल्फेट बन रहा है, स्टैनस बना था ऊपर, अब स्टैनिक सल्फेट बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, SO2 प्लस H2O, SO2 प्लस H2O, तो स्टैनिक सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा कंसंट्रेटेड H2SO4 के थ्रू। कंसंट्रेटेड H2SO4 के थ्रू क्या बना देगा, स्टैनिक सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो ये हुआ इफेक्ट ऑफ एसिड। तो ये हमने देखा एसिड का इफेक्ट कैसे पड़ता है, इसके बारे में हमने बात किया। आगे नाइट्रिक एसिड का भी इफेक्ट देखते हैं, नाइट्रिक एसिड से कैसे इफेक्टेड होते हैं ये कंपाउंड्स, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। पहले टिन पर, तो देखो टिन अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ एसन प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो एसन की रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। अब ये रिएक्शन जो होता है ना, इनको ध्यान से याद करना है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम टिन की रिएक्शन कराते हैं तो स्टैनस नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, SnNO3 होल ट्वाइस। यहाँ पर जो गैसें निकलती है उसके बारे में पूछते हैं कि बाद में क्या गैस निकला, मतलब स्टैनस नाइट्रेट के बनने के साथ अगला कंपाउंड क्या बना उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो स्टैनस नाइट्रेट बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, NH4NO3, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा, साथ में यहाँ पे वाटर रिलीज होगा। तो अगर टिन को हम नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो स्टैनस नाइट्रेट के बनने के साथ साथ अमोनियम नाइट्रेट भी बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा। और अगर टिन को हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ अगर हम टिन को ट्रीट करते हैं तो कंपाउंड बनेगा मेटास्टैनिक एसिड, मेटास्टैनिक एसिड H2SNO3, H2SNO3 मेटास्टैनिक एसिड। इसके साथ साथ NO2 गैस इवॉल्व होगी, यहाँ पर NO2 गैस इवॉल्व होगी, मतलब ब्राउन कलर की फ्यूम्स भी बनेगी और साथ में वाटर रिलीज होगा। तो अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जा रहे हैं तो स्टैनस नाइट्रेट, और अगर कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ गए तो मेटास्टैनिक एसिड, मेटास्टैनिक एसिड बनेगा। और मेटास्टैनिक एसिड के फॉर्मेशन के साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, जबकि वहां पर डाइल्यूट वाले केस में क्या बन रहा था, अमोनियम नाइट्रेट बन रहा था। ठीक है, अब एज इट इज लेड के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन को देखते हैं, हाउ लेड रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। तो लेड पहले डाइल्यूट, तो लेड की डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तो 3Pb प्लस 8HNO3, ये इसका मोड ऑफ रिएक्शन है। जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं उनको पूरी रिएक्शन बैलेंस मैनर में याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे उनको ध्यान रखना है। लेड और नाइट्रेट है, नाइट्रिक एसिड है, तो लेड नाइट्रेट तो एक कंपाउंड बनेगा ही बनेगा, PbNO3 होल ट्वाइस। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी यहाँ पे, तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी और साथ में वाटर का एलिमिनेशन होगा, साथ में वाटर एलिमिनेट करेगा। तो ये इसका मेन कंपाउंड है कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब ये तो हुआ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ। तो Pb कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, तो Pb प्लस HNO3, जब हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं
तो क्या बनेगा, कंपाउंड कॉमन है यहाँ पे, PbNO3 का होल ट्वाइस, यहाँ तक कॉमन चला, PbNO3 का होल ट्वाइस, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, 2HNO2 प्लस 2 वाटर इज द प्रोडक्ट। तो ये गैसेस इंपॉर्टेंट हैं। कॉमनली जब हम कॉपर और जिंक के बारे में बात करेंगे, जिंक की मेटलर्जी में, जब कॉपर की मेटलर्जी में होंगे तो वहाँ पे नाइट्रिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एसिड के बाद एल्कली के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं कार्बन फैमिली के मेंबर्स, उसके बारे में। तो रिएक्शन विथ एल्कलीज, reaction with alkalis, reaction with alkalis, how to react the member with alkalis। तो कार्बन इज नॉट अफेक्टेड बाय द अल्कली, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है, कार्बन पर एल्कलीस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कार्बन पर एल्कली का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहली बात तो यही हम लोग लिख लेते हैं, कार्बन इज नॉट अफेक्टेड बाय एल्कली, कार्बन इज नॉट अफेक्टेड बाय एल्कली, कार्बन पर एल्कलीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। SI सिलिका एल्कली के साथ रिएक्ट करके Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट का फॉर्मेशन करता है, 2NaOH प्लस वाटर, तो ये कंपाउंड बना देगा Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट नाम है इस कंपाउंड का, सोडियम सिलिकेट का फॉर्मेशन करेगा बाय इवॉल्विंग हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस भी साथ में इवॉल्व करेगा। तो ये सिलिका का रिएक्शन हो गया। टिन एज इट इज, टिन की रिएक्शन भी इसके साथ एज इट इज होगी, Na2SNO3 कंपाउंड बनेगा, Na2SNO3, Na2SNO3 सोडियम स्टेनेट और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। Pb भी NaOH के साथ रिएक्ट करता है, Pb प्लस NaOH, Pb प्लस NaOH प्लस वाटर, तो Na2PbO3 सोडियम प्लम्बेट विथ हाइड्रोजन। ओके, तो इस तरीके से ये मेंबर अल्कलीज के साथ भी रिएक्शन शो कर लेते हैं। तो एसिड के साथ रिएक्शन देखा हमने, अल्कलीज के साथ रिएक्शन देखा। अब उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला टॉपिक क्या है, उस पर बात करते हैं, हाउ टू रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्राइड्स जिसको हम कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या करेंगे, हाइड्राइड बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हाइड्राइड्स कौन कौन से हैं, कार्बन बनाएगा CH4, सिलिका बनाएगा SiH4, कार्बन पे CH4, सिलिका पे SiH4, जर्मेनियम पे GeH4, मतलब सभी टेट्राहाइड्राइड बना रहे हैं, SnH4 और Pb पे PbH4। तो टेट्राहाइड्राइड का फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी होती है इनकी। अब इसके डिकम्पोजिशन के बारे में, मतलब स्टेबिलिटी के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। तो डिकम्पोजिशन का जो टेम्परेचर है मीथेन के लिए वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, SiH4 के लिए 450 डिग्री सेंटीग्रेड है, GeH4 के लिए 285 और 150 SnH4 के लिए, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड PbH4 के लिए। तो क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउनसाइड, नीचे जाने पर स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। नीचे जाने पर हाइड्राइड की स्टेबिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है,
तो डाउन साइड जाने पर हाइड्राइड्स का जो स्टेबिलिटी है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। डाउन साइड जाने पर हाइड्राइड्स का जो स्टेबिलिटी है वो कम होता जा रहा है, मतलब रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो रिएक्टिविटी के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या ध्यान रखोगे, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस downside in the group, increases downside in the group, increases downside in the group, increases downside in the group, और इसका रिएक्टिविटी डाउनसाइड जाने पर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द हाइड्राइड्स, ये हाइड्राइड्स से रिलेटेड इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब उसके बाद बात करते हैं हैलाइड्स के बारे में। तो हैलाइड्स में बहुत सारे पॉइंट पे बात करना है। हैलाइड्स, और हैलाइड्स में ध्यान क्या रखना है, सभी मेंबर्स टेट्रा हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ऑल द मेंबर्स फॉर्म टेट्रा हैलाइड। सभी मेंबर के अंदर टेट्रा हैलाइड बनाने की टेंडेंसी होती है। ऑल द मेंबर्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म टेट्रा हैलाइड। सभी मेंबर टेट्रा हैलाइड बनाते हैं, पहली बात ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें और ध्यान रखनी है उसमें, तो कार्बन का टेट्रा हैलाइड हम ऐसा कह सकते हैं CF4 या CCl4। तो CF4, SiF4 और GeF4 आर द गैसेस। ये गैसेस स्टेट में मिलते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, तो आर द गैसेस। ठीक है, इसके बाद SnF4 और PbF4, SnF4 और PbF4, SnF4 PbF4 आर आयोनिक सॉलिड। ये आयोनिक सॉलिड है, बाकी सब कोवेलेंट कंपाउंड है, और ये कंपाउंड दोनों कैसे हैं, आयोनिक सॉलिड हैं। दीज आर आयोनिक सॉलिड। ठीक है, तो ये दोनों आयोनिक सॉलिड है, बाकी सभी कैसे हैं, बाकी सभी कोवेलेंट कंपाउंड है और वो गैसियस स्टेट में मिलते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड स्टेट में मिलता है, जबकि कार्बन CbR4 कार्बन टेट्राब्रोमाइड इज सॉलिड। कार्बन टेट्राब्रोमाइड किस स्टेट में मिलता है, सॉलिड के स्टेट में मिलता है, जबकि CCl4 कैसा है, लिक्विड स्टेट में मिलता है CCl4। ठीक है, और CbR4 सॉलिड है। SnBr4, फिर से SnBr4, GeBr4 और PbBr4 आर लिक्विड्स। ये फिर से लिक्विड स्टेट में मिलने वाले कंपाउंड्स हैं, आर द लिक्विड्स। ठीक है, तो SnBr4, GeBr4 और PbBr4 लिक्विड स्टेट में मिलने वाले कंपाउंड हैं। ये अलग से फिर एक बात ध्यान रखना है। ठीक है, और SN ये है SiBr, SiBr4, SnBr4 और GeBr4, ये इसमें इंक्लूड नहीं है, आर द लिक्विड्स। ये तीनों SiBr4, SnBr4 और GeBr4 लिक्विड स्टेट में मिलने वाले हैलाइड्स हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर मिलने वाले हैलाइड्स हैं। अगली बात करते हैं, अगला क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, CI4, SiH4, CI4, SI4, GeI4
और SNI4, SNI4 ये कंपाउंड्स जो है वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। सॉलिड है ये सब, ठीक है, सॉलिड स्टेट के अंदर मिलते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट के अंदर मिलते हैं। PbR4 एंड PbI4, PbR4 और PbI4 इज नॉट रिपोर्टेड, मतलब ये Pb के दो कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, ठीक। PbBr4 और PbI4 का फॉर्मेशन नहीं करता है। अब कारण क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ आयोडीन और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ लैड। Pb+4 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, उसकी टेंडेंसी होगी Pb+2 स्टेट में कन्वर्ट होने की, जबकि आयोडीन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए ये दोनों कंपाउंड फॉर्म नहीं होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात और आ गई आपके पास हैलाइड से रिलेटेड। अब बात करेंगे कार्बन के फ्लोराइड्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में। नेमिंग ऑफ कार्बन फ्लोराइड्स, नेमिंग ऑफ कार्बन फ्लोराइड्स, जैसे हम ऐसा कहते हैं CCl2F2, तो क्या सिचुएशन है, एक कार्बन है और दो फ्लोरीन है इसके पास। कितने कार्बन, एक कार्बन और दो फ्लोरीन, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉमनली इसको कहते हैं फ्रियॉन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, फ्रियॉन 1,2, फ्रियॉन 1,2, क्या नाम हो जाएगा, फ्रियॉन 1,2, एक कार्बन और दो फ्लोरीन। अब अगर मैंने ऐसा लिखा, अब क्या हो जाएगा, फ्रियॉन 1,3, नाउ इट इज फ्रियॉन 1,3, एक कार्बन है इसके पास और दो इसके पास फ्लोरीन है, तो क्या हो, 3 फ्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा, फ्रियॉन 1,3। अब मैंने अगर इसको ऐसा लिखा CF4, तब ये क्या हो जाएगा, फ्रियॉन 1,4, क्या हो जाएगा, फ्रियॉन 1,4, नाउ इट इज फ्रियॉन 1,4, देन दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फ्रियॉन 1,4, इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, फ्रियॉन 1,4 कहेंगे, ठीक है। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फ्रियॉन 1,4। अब अगर मान लीजिए ऐसा कंपाउंड है C2F2Cl4, तो दो कार्बन पे आ गया, ये आ गया C2F2Cl4, तो अब इसको क्या कहेंगे, फ्रियॉन 2,2, फ्रियॉन 2,2, दो कार्बन है इसके पास और दो फ्लोराइड है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्रियॉन 2,2, फ्रियॉन 2,2। अब अगर ऐसा है C2F3Cl3, 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 इट मीन्स व्हाट, यह है C2F3, तो एक कार्बन पे तो दो फ्लोरीन आना ही पड़ेगा, ठीक है। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे बाकी बैलेंसी किससे सैटिस्फाइड हो जाएगी, क्लोरीन से, तब क्या हो जाएगा, ये फ्रियॉन 2,3, दो कार्बन है और 3 फ्लोरीन है, तब क्या हो जाएगा, फ्रियॉन 2,3, नाउ इट इज फ्रियॉन 2,3। तो ये कुछ फ्रियॉन्स के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड पॉइंट्स पे हमने बात किया। ये फ्रियॉन वाला पॉइंट इसमें यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछते हैं। अब अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है CCl4 जो है वो परफेक्टली कोवेलेंट कंपाउंड होता है, सभी को पता है ये बात, CCl4 परफेक्टली कोवेलेंट कंपाउंड है और इसका डायपोल मूवमेंट कितना होता है, 0 होता है, और कैसा है, इनसॉल्युबल इन वाटर,
insoluble in water. CCl4 जो है पानी में नहीं घुलता है, insoluble in water. जबकि SiCl4 कैसा है? SiCl4 is soluble in water. SiCl4 is soluble in water. SiCl4 पानी में घुल जाता है. अब इसका कारण चाहिए कि ऐसा क्यों होता है. Why CCl4 is insoluble where SiCl4 is soluble. CCl4 वाटर के अंदर insoluble है, जबकि SiCl4 वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है या वाटर में मिक्स हो जाता है. इसका हमें लॉजिक चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ. तो देखो, अब इसमें बात करते हैं पहले कार्बन के बारे में. तो कार्बन का बैलेंस सेल कैसा कॉन्फ़िगरेशन? 2s1 2p3. सीधे एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना. एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का कैसा है? 2s1 और 2p3. कोई अदर वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास नहीं है. सेकंड सेल है इसके पास, तो सेकंड सेल का हिस्सा 2s और 2p इससे रिलेट कर रहा है. अब इसने बनाया कार्बन टेट्रा क्लोराइड. तो ओनली 2s and 2p ऑर्बिटल्स आर देयर. ओनली 2s and 2p. Only 2s and 2p orbitals are there. Only 2s and 2p orbitals are there. Okay, are there. And it is completely filled. And it is completely filled. और वो पूरा भरा हुआ है. Completely filled. It is completely filled. No vacant space. No vacant स्पेस. कोई भी स्पेस खाली नहीं है. नो वैकेंट स्पेस. नो वैकेंट स्पेस. कोई भी स्पेस इसके पास खाली नहीं है. इसके पास ऑर्बिटल थे कौन कौन से? 2s और 2p, और वो पूरे परफेक्टली भरे हुए हैं. तो ये एक नॉर्मल कोवेलेंट कंपाउंड के जैसा बिहेव कर रहा है. नॉर्मल कोवेलेंट कंपाउंड के जैसा बिहेव करता है कार्बन टेट्राक्लोराइड. कोई भी वैकेंट जगह नहीं है, इसलिए ये इनसॉल्युबल होगा वाटर के अंदर. अब बात करते हैं हम SiCl4 की. तो SiCl4 की जब आप बात करोगे तो सिलिका कितना एटॉमिक नंबर? 14. क्या हो जाएगा? 282. तो थर्ड ऑर्बिट आ गया इसके पास. थर्ड ऑर्बिट इज देयर. तो थर्ड ऑर्बिट आया मतलब 3s 3p 3d सभी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे. थर्ड ऑर्बिट आया, इसका मतलब है 3s 3p और 3d सभी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे. जब हम बैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3s1 3p3. सीधे सीधे एक्साइटेड स्टेट की हम बात कर रहे हैं. एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3s1 3p3. तो ये हुआ 3s और 3p. इसके साथ साथ थर्ड ऑर्बिट आ गया है, तो इसमें d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होंगे. तो देयर इज 3d ऑर्बिटल. एम्प्टी 3d ऑर्बिटल है सिलिका के पास, जो कि कार्बन के पास नहीं था. तो देयर इज एम्प्टी 3d ऑर्बिटल्स. और इन 3d ऑर्बिटल्स के कारण क्या होगा? जब ये SiCl4 का फॉर्मेशन करेगा तो SiCl4 तो फॉर्म हो गया. ये लीजिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, है ना. अब जब ये जो d ऑर्बिटल खाली पड़े हुए हैं, तो वाटर के साथ एक प्रॉपर्टी होती है. वाटर जो होता है कैरिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. वाटर के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं. इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? एम्प्टी d ऑर्बिटल में एंट्री कर सकता है. और d ऑर्बिटल के जब कभी डायरेक्ट आएगा तो क्या ध्यान रखेंगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी d ऑर्बिटल SiCl4 इज सॉल्युबल इन वाटर. तो SiCl4 वाटर में सॉल्युबल है क्योंकि उसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है. दैट स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द वाटर मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड. जो प्लेस जो है वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड के फॉर्म में गेन कर लेगा, है ना. कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री में हम लोगों ने इस बारे में थोड़ी सी बात किया था, लिगेंड वगैरह के बारे में. तो एज अ लिगेंड क्या करेगा? दैट स्पेस इज ऑक्यूपाइड. और फिर ऑक्सीजन की नेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है, और वो क्या करेगा? 1 by 1
सभी क्लोरीन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और फाइनली दिस कंपाउंड इज डिसॉल्व इन वाटर। तो फाइनली ये कंपाउंड क्या होगा, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो SiCl4 के साथ अब क्या होने वाला है, वाटर को ये गेन कर सकता है लिगेंड के फॉर्म में, क्योंकि इसके d ऑर्बिटल वैकेंट है। तो d ऑर्बिटल के वैकेंट होने के कारण ये क्या काम करेगा, 1 by 1 वाटर से दोस्ती कर लेगा। तो ये बना पहले Si और ये Cl4 और Cl4 के साथ आया एक वाटर यहाँ पे लिगेंड के फॉर्म में। तो फिर क्या करेगा, एक H और एक Cl, एक HCl निकाल देगा तो क्या बन जाएगा, ऐसा ग्रुप बन जाएगा। ओके, तो इट गिव राइज द दिस टाइप ऑफ ग्रुप। अब फिर धीरे धीरे 1 by 1 ऑल द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द OH। अब वाटर अटैक करते जाएगा, एक एक क्लोरीन को हटाता जाएगा और फाइनली ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा SiOH होल 4 के अंदर। नाउ द कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू SiOH होल 4 एंड हेंस इट इज डिसॉल्व इन वाटर। तो स्टेटमेंट सिंपली ध्यान रखना है, कार्बन में कोई d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए कोई फ्री ऑर्बिटल नहीं है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, सबसे अप्रोप्रिएट है कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। हेंस कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जबकि सिलिका के अंदर d ऑर्बिटल, एम्प्टी d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं और उन एम्प्टी d ऑर्बिटल्स में वो क्या कर सकता है, वो वाटर को एज अ लीगेंड स्पेस प्रोवाइड करेगा और फिर 1 by 1 रिप्लेसमेंट हो जाएगा सभी क्लोरीन का। ठीक है, इसलिए SiCl4 जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक, तो ये एक लॉजिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, फ्रियोन्स को भी ध्यान रखेंगे, फ्रियोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रियोन्स को ध्यान रखना है, फ्रियोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और एक और टॉपिक पढ़ते हैं, सिलिकॉन्स। यहाँ से रिलेटेड है, सिंपल भी है, समझ में भी आएगा और इम्पॉर्टेंट भी है। सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स, तो सिलिकॉन्स क्या होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर ऑफ सिलिका। 1 by 1 अब धीरे धीरे सभी टॉपिक को निपटाते हैं, क्योंकि जो इसमें जो लॉजिकल वाले टॉपिक थे वो सब खत्म हो चुके हैं, केवल इंफॉर्मेटरी चीज़ें बची है। ठीक है, तो सिलिकॉन्स क्या होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर ऑफ सिलिका, synthetic polymer of silica are known as silicon। सिलिका के संश्लेषित बहुलक को सिलिकॉन कहते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर ऑफ सिलिका आर नोन एज सिलिकॉन। सिलिका के सिंथेटिक पॉलीमर को हम कहते हैं सिलिकॉन। its units are similar with ketone, इसकी जो यूनिट होती है वो कीटोन्स के जैसी होती है। its units are similar with ketones और ये वाटर रिपेलिंग सब्सटेंस होते हैं। these are silicons are water रिपेलिंग सब्सटेंस। तो बेसिकली इंसुलेटर या वो चीज़ें बनाने की काम में आएगी जिनको हमें वाटर प्रूफिंग के लिए जिनको हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये उन चीज़ों को बनाने के काम में आएगा जो एज अ वाटर प्रूफ मटेरियल यूज़ होते हैं, जो वाटर प्रूफ मटेरियल के जैसे यूज़ होते हैं, उन चीज़ों को प्रिपेयर करने के काम में आएगा। तो सिंथेटिक
polymer of silica are known as silicon. अब सिलिकॉन यूनिट्स बनते कैसे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन हम पहले करवाते हैं सिलिका के साथ, अल्काइल क्लोराइड विथ सिलिका, तो बनता है, अगली यूनिट बनेगी अल्काइल क्लोरोसिलेन, अल्काइल क्लोरोसिलेन, अगली यूनिट जो बनेगी वो है अल्काइल क्लोरोसिलेन, अल्काइल क्लोरोसिलेन, डाई अल्काइल क्लोरोसिलेन भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। अब इसको फिर हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, तो जब वाटर के साथ बॉईल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये H के साथ Cl और ये H के साथ Cl, तो 2 HCl एलिमिनेट करेगा। अगली यूनिट जो बनी वो कैसी है, SiRr और ये OH, हाइड्रोक्सीसिलेन बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सीसिलेन। और जब 2 हाइड्रोक्सीसिलेन की यूनिट को हम कंबाइन करेंगे, 2 हाइड्रोक्सीसिलेन यूनिट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तब बनता है सिलिकॉन, तब फाइनल यूनिट जो हमारी बनेगी वो क्या है, सिलिकॉन है। तो देखिए यहाँ से ये वाटर एलिमिनेट करेगा और वाटर एलिमिनेट करने के बाद ये दोनों यूनिट आपस में अब कंबाइन करने वाले हैं, ठीक है, RR और ये जैसे कीटोन, तो CO रहता है कीटोन में, यहाँ पर SiO है, SiO, इसलिए हमने ऐसा कहा इसको कि इसकी जो यूनिट्स है वो कीटोन्स के जैसी होती है, इट्स यूनिट्स आर सिमिलर विथ कीटोन्स। SiO यूनिट है यहाँ पे, जो कि कीटोन के, कीटोन में क्या होती है, CO यूनिट होती है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है, यहाँ पे SiO ग्रुप है। तो दिस सिंथेटिक पॉलीमर ऑफ सिलिका इज नोन एज सिलिकॉन्स। अब सिलिकॉन्स का इम्पोर्टेंस क्या है, सिलिकॉन को हम किस लिए बनाते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली यूज इसका यह है, ऑटोमोबाइल्स के लिए ग्रीस बनाते हैं हम, लुब्रिकेंट्स बनाते हैं और इंसुलेटर भी बनाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या यूजेस हैं, लुब्रिकेंट्स, गाड़ियों में डालने वाले जो इंजन ऑयल हैं वो सिंथेटिक भी बन जाते हैं, और सिंथेटिक ऑयल का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है चलने का वो ज़्यादा रहता है, ज़्यादा दिन तक वर्क करते हैं। ग्रीस, और वाइट कलर की ग्रीस मिलती है इससे, और इंसुलेटर्स बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। तो दिस इज अबाउट द यूजेस ऑफ द सिलिकॉन्स। तो सिलिकॉन्स भी इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन्स को ध्यान रखना है, इसके यूजेस लुब्रिकेंट्स, ग्रीस और इसके बाद इंसुलेटर्स बनाने के लिए किए जाते हैं। अब उसके बाद अगले टॉपिक पर बात करते हैं, एंड दैट टॉपिक इज एलोट्रॉफी। तो एलोट्रॉफी के बारे में बात करेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो एलोट्रॉफी में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो पहले अभी तक हम लोगों ने एक भी बार एलोट्रॉफी के बारे में बात नहीं किया है, तो पहले तो एलोट्रॉफ की डेफिनेशन पर आ जाते हैं। एलोट्रॉफी हिंदी में कहते हैं इसको अपरूपता, एलोट्रॉफी। क्या होते हैं एलोट्रॉफ्स, व्हेन एन एलिमेंट exhibited in two or more than two forms, when an element exhibited in two or more than two forms have same chemical properties, but different physical properties, same chemical properties but different physical properties,
आर कॉल्ड एलोट्रॉफ, इसको हम कहते हैं एलोट्रॉफ। ओके, एन एलिमेंट एक्सिबिटेड in two or more than two forms have same chemical property but different physical properties, जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। इट इज नोन एज एलोट्रॉप्स एंड दिस phenomenon is known as allotrophy। दिस phenomenon is known as allotrophy, और इस phenomena को हम allotrophy कहते हैं, known as allotrophy, और इस phenomena को हम allotrophy कहते हैं। तो जब कोई एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, exhibited in two or more than two forms, have same chemical property, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट है, दोनों कार्बन का फॉर्म है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी, अलग अलग होगी। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो ऐसे मेंबर्स जिनके डिफरेंट फॉर्म मिलते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती है, इनको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज एलोट्रॉफी, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं एलोट्रॉफी। अब अगले लेक्चर में हम लोग कार्बन के एलोट्रॉप से आगे कंटिन्यू करेंगे, और आई होप इसको पूरा फिनिश करके हम लोग पी ब्लॉक नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट कर पाएंगे अगले लेक्चर तक। ठीक है, तो कार्बन फैमिली के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन फैमिली। ओके, थोड़ा सा ये हिस्सा ऐसा रहता है कि इसमें हर चीज़ जो है केवल एक बार पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, बोरिंग टाइप का भी रहता है, लेकिन क्वेश्चंस बीच बीच से आ जाते हैं, इसलिए सभी चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जो लॉजिकल अप्रोच वाली चीज़ें होती है वो इंटरेस्टिंग रहती है, लेकिन अब हर चीज़ को अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। ऑर्गेनिक का अपना अलग तरीका है, फिजिकल का अलग है और इनऑर्गेनिक का अलग है, और तीनों ब्रांच के पढ़ने के तरीके अलग हैं, तीनों ब्रांच में आने वाले क्वेश्चंस का लेवल अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आपको बार बार ये ध्यान रखना है कि सभी चीज़ों को एक बार ज़रूर देखना है कहाँ क्या है, और जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं उस पर मैं अलग से आपको कंसंट्रेशन करके बताता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन और उससे आगे के पोर्शन पर बात करेंगे।